जनाब यस्टरडे वी डिस्कस अबाउट आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट कंडीशन इज प्लमर विंसन सिंड्रोम। ठीक है। प्लमर ये अनीमिया वाला टॉपिक है। प्लमर विंसन सिंड्रोम ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बाद है। दैट इज प्लमर विंसन सिंड्रोम। Actually, this syndrome is found out in a patient by two colleagues. One is Plummer, another is Benson. ये दो बंदों के नाम हैं। ये सिंड्रोम इन दो बंदों ने मालूम की थी। इस टेस्ट को क्या कहते हैं? प्लमर विंसन सिंड्रोम। इसमें याद रखना है कि दिस कंडीशन is characterized by following triad. Triad में combination of three things। मतलब कभी कभार तीन चीजें होती है सिंगल पेशेंट में। अगर एक पेशेंट में तीन चीजें इकट्ठी पाई जाए तो क्या कहते हैं? ट्राइएड कहते हैं। प्लमर विंसन सिंड्रोम पेशेंट के अंदर देयर शुड बी आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। जैसा कि हमने आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया की जिक्र की है, तो प्लमर विंसन सिंड्रोम के अंदर भी पेशेंट में क्या होनी चाहिए? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। नेक्स्ट देखिए डिस्पेजिया। इन लोगों में क्या होता है? डिस्पेजिया और डिस्पेजिया इज ड्यू टू एसोफेजियल वेब। किसकी वजह से? एसोफेजियल वेब। ये हम जीआईटी के अंदर डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एसोफेजियल वेब। देखिए एसोफेगस इज अ फूड पाइप। ये फूड पाइप है और इसके जरिए हम ओरल कैविटी से फूड स्टमक को ले जाते हैं। एक्चुअली इफ वी टॉकिंग अबाउट एसोफेगस इज अ 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये कितना होता है? 25 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये भी क्वेश्चन आ चुकी है रिसेंटली केएमसी क्वेश्चन में कि एसोफेगस की जो टोटल लेंथ है एडल्ट के अंदर वो कितना सेंटीमीटर है? 25 सेंटीमीटर। देखें कभी कभार क्या होता है कि कुछ लोगों में एसोफेगस की जो इंटरनल साइड है इस तरह इसमें कुछ म्यूकोजल आउटग्रोथ निकलती है। These mucosal outgrowth which is arises from the inside of esophagus, it will make esophageal lumen narrow। ये lumen को क्या बनाएगी? narrow, जिसकी वजह से esophageal obstruction के चांसेस ज्यादा होंगे। esophagus की मिसाल पाइप है। हम फूड लेते हैं तो ओरल कैविटी के बाद फूड को स्टमक तक लेके जाना किसका काम है? esophagus। कुछ लोगों में क्या होता है? esophagus की इनसाइड पे इस तरह की म्यूकोजल आउटग्रोथ निकलती है। म्यूकोजल outgrowth। These mucosal outgrowth of esophagus will make esophagus narrow। और जब esophagus narrow होगी तो फूड नीचे फिर नहीं जाएगी, तो swallowing के दौरान पेशेंट को डिफिकल्टी होगी क्या नहीं। Therefore it is called of dysphagia। dysphagia का मतलब डिफिकल्टी एंड swallowing the food। मतलब बहुत से लोग आते हैं, कभी दो तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वो खुराक स्वालो कर सकते हैं लेकिन स्वालो करने के दौरान उसको पेन ज्यादा होता है, उसको पुडाइनोपेजिया कहते हैं, वो हम अलग पढ़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जब वो खुराक खाते हैं वो खुराक को चबा कर फिर वो नीचे स्टमक तक नहीं ले जा सकते, इसको हम क्या कहते हैं? डिस्पेजिया। डिस्पेजिया एक रीजन ये है कि एसोफेगस अंदर से नैरो है, तंग है, इसलिए फूड पार्टिकल नीचे नहीं जा रही। और अगर एसोफेगस नैरो का वजह म्यूकोजल आउटग्रोथ हो जिसको हम एसोफेजियल वेब कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखें अनदर कंडीशन दैट इज कॉल्ड ग्लोसाइटिस। इन लोगों में क्या होता है? ग्लोसाइटिस। ग्लोसाइटिस मीन इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। मतलब टंग की इन्फ्लेमेशन को हम क्या कहते हैं? ग्लोसाइटिस। इन लोगों की टंग अल्सर्स बनती है, बार बार इन लोगों में टंग अल्सर बनती है। तो ग्लोसाइटिस इज नथिंग बट इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ टंग। तो ये तीन चीजें आप लोगों ने याद रखनी एग्जाम के लिए कि इफ अ सिंगल पेशेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हिच एनीमिया? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, dysphagia because of esophageal waste and glossitis। These three things in a single patient is known as Plummer-Vinson syndrome। इसको Plummer-Vinson कहते हैं। एक्चुअली बहुत से लोग आते हैं, पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक के अंदर, उनमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया अकेली होती है, उसको हम Plummer-Vinson नहीं कह सकते। Plummer-Vinson उस कंडीशन को कहते हैं जिस कंडीशन में आयरन डेफिशिएंसी के साथ ये दो चीजें मिल जाए, जिसमें डिस्पेजिया भी आ जाए और ग्लोसाइटिस भी आ जाए। क्लियर है? ये जनाब कल के लेक्चर में रहता, कभी कभार एग्जाम में ये सिंड्रोम
आपसे पूछेगा ठीक है आपने तो आयरन डेफिशिएंसी के बारे में सब कुछ बता दिया, कैन यू नो अ सिंड्रोम वेयर आयरन डेफिशिएंसी शुड बी द पार्ट, आंसर है ब्लमर विल्सन सिंड्रोम। क्लियर है? ये जनाब मेन पॉइंट याद रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट जो आज का टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कॉल्ड एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अभी आयरन डेफिशिएंसी के बाद नेक्स्ट एनीमिया है, एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज। अगर आप लोग रिकॉल करें तो कल से हम माइक्रोसिटिक एनीमिया पढ़ रहे हैं। माइक्रोसिटिक एनीमिया के अंदर जो एमसीवी वैल्यू है वो 80 से कम होती है। उनमें 4 एनीमिया हमने डिस्कस करने हैं। एक था आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, दूसरा है एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज, ये हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दिस कंडीशन the result of anemia is underlying chronic illness in body। ये इसकी मेन इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इन लोगों के अंदर जो एनीमिया की रीजन है वो बॉडी के अंदर पहले से कोई क्रोनिक क्या होती है, इलनेस होती है। मतलब बहुत से पेशेंट होते हैं उसकी बॉडी में पहले से एक बीमारी होती है। क्रोनिक इलनेस का मतलब वो डिजीज जो मंथ और ईयर तक रहे। मतलब एक बंदर उसको 8 महीने से कोई डिजीज है और उसकी वजह से उसको एनीमिया हो जाए तो उसको एनीमिया ऑफ दी क्रोनिक डिजीज कहेंगे। इन लोगों के अंदर जो एनीमिया की वजह है वो कोई क्रोनिक इलनेस होती है। अब वो कौन कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट लेके ऑटो इम्यून डिजीजेस। कौन सी हो सकती है? ऑटो इम्यून डिजीजेस। मतलब कभी कभार कुछ लोगों में इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली नॉर्मल टिश्यू को डैमेज कर देते हैं। नॉर्मली इम्यून सिस्टम का काम यह है टू रिलीज एंटीबॉडी अगेंस्ट एंटीजन, लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि जो एंटीबॉडी इम्यून सिस्टम बनाती है वो गलती से जाकर नॉर्मल टिश्यू के खिलाफ रिएक्ट कर देती है। उन डिजीज को हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून, जिसमें बेस्ट एग्जांपल एग्जाम में आते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या चीज आता है? रूमेटॉइड आर्थराइटिस। आर्थराइटिस का मतलब क्या है? दैट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। इस रूमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर याद रखिए स्मॉल जॉइंट आर अफेक्टेड, स्पेशली इन द हैंड। जो फिंगर्स के अंदर, हैंड के अंदर स्मॉल जॉइंट्स हैं, दे आर मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड। इन लोगों में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के जितने पेशेंट होते हैं इन लोगों को जॉइंट पेन होता है अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब सुबह सवेरे जब ये लोग उठते हैं इन लोगों के अंदर हैंड स्टिफनेस होती है और पेन होता है। लेकिन जब ये फिर काम करने लग जाते हैं, जितना वो काम करते हैं दिन के वक्त उसकी पेन इंटेंसिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज an inflammation of small joint of the hand which is autoimmune in nature, stay in the body for years। ठीक है ना? इसलिए रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ क्रोनिक इलनेस। अगर किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से एनीमिया हो जाए तो उसको एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज कहेंगे। नेक्स्ट देखिए कैंसर। इसमें कैंसर आ सकती है कि नहीं? क्योंकि कैंसर इज आल्सो क्रोनिक कंडीशन, तो ये भी बॉडी के अंदर स्टे करती है। इस वजह से भी क्या हो सकती है? एनीमिया हो सकती है। अब वो एनीमिया क्रोनिक डिजीज के अंदर होती कैसी है? तो देखिए मैकेनिज्म, नीचे हेडिंग दे रहे मैकेनिज्म के बारे में कि व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एनीमिया इन क्रोनिक कंडीशन। तो यहाँ पे लेके पॉइंट नंबर 1, in chronic condition, ये chronic condition कैंसर हो सकता है कि नहीं? chronic condition ऑटो इम्यून डिजीज हो सकती है, लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एसएलई का नाम सुना है कि नहीं? ये सारे के सारे chronic condition हैं। There is a chemical mediator produced by liver। लिवर एक केमिकल मीडिएटर प्रोड्यूस करता है which is known as इंटरल्यूकिन 6। तो तुम क्या कहेंगे? इंटरल्यूकिन 6। ठीक है, इसको सिंपली हम IL-6 भी कहते हैं। तो इंटरल्यूकिन 6 is a chemical mediator released by the liver when the patient has chronic condition, especially chronic illness। फिर नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिखे IL-6 stands for interleukin 6, then release a specific protein
एमसीक्यूज है, दैट इज कॉल्ड हेप्सोडेन। इसका नाम क्या है? हेप्सोडेन। एक्चुअली जो हेप्सोडेन और इंटरल्यूकिन 6 है, ये दोनों कहाँ से आते हैं? लीवर से आते हैं। तो क्रोनिक कंडीशन की वजह से लीवर इंटरल्यूकिन बनाएगी, इंटरल्यूकिन 6। एक्चुअली जो इंटरल्यूकिन है इसके 18 टाइप्स है, इंटरल्यूकिन 1 से लेके 18 तक। लेकिन क्रोनिक कंडीशन के अंदर जो स्पेसिफिक इंटरल्यूकिन लीवर बनाती है उसका नाम IL-6 है, और यही IL-6 लीवर के अंदर से एक प्रोटीन बनाएगी जिसका नाम क्या है? हेप्सोडेन है। क्लियर है? अब नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पॉइंट कि हेप्सोडेन आगे क्या करेगी। जब क्रोनिक कंडीशन के अंदर लीवर हेप्सोडेन दे दे तो व्हाट विल बी द एक्टिविटी ऑफ हेप्सोडेन। तो थर्ड नंबर पॉइंट में लेके द हेप्सोडेन will sequester और sequester का मतलब हाइड करना। sequester or hide the serum iron from bacteria। अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरिया एंड store the iron in adipose tissue। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि the serum free iron will be decreased। सीरम के अंदर जो फ्री आयरन है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लीडिंग टू अनीमिया। इस वजह से क्या हो जाती है? अनीमिया हो जाती है। अब देखिए बहुत आसान कंसेप्ट है। एक्चुअली जो क्रोनिक डिजीज के पेशेंट होते हैं, क्रोनिक डिजीज, उन लोगों में जो लीवर एक केमिकल प्रोड्यूस करेगी उसका नाम क्या है? IL-6। प्लीज इधर फोकस करें, हाँ पहले फोकस करें फिर लिख ले। क्रोनिक डिजीज के अंदर लीवर क्या बनाती है? IL-6। ये जो IL-6 है ये लीवर के अंदर से एक प्रोटीन बनाते हैं जिसका नाम हेप्सोडेन है। जिस बंदे को क्रोनिक डिजीज हो तो उसके अंदर रिकरेंट इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब रिकरेंट इन्फेक्शन कौन कराती है? बैक्टीरिया कराती है, और बैक्टीरिया को सरवाइव करने के लिए सीरम ग्लूकोज चाहिए और सीरम आयरन चाहिए। जो आयरन है वो बैक्टीरिया के लिए एनर्जी है। तो बैक्टीरिया जब इन्फेक्शन कराती है तो वो हमारी सीरम की क्या यूज करती है? आयरन यूज करती है। ये हेप्सोडेन क्या करता है? ये जो सीरम में आयरन है उसको बैक्टीरिया से हाइड कर देती है और वो जाकर कहाँ पे स्टोर करती है? एडिपोज टिश्यू में। इस हेप्सोडेन का मतलब ये है, हेप्सोडेन का काम ये है, ये जो सीरम आयरन है ये किसको ना मिल जाए? बैक्टीरिया को। और जब बैक्टीरिया को आयरन नहीं मिलेगी तो वो रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं कराएगी। ये अच्छी बात है कि नहीं? ये अच्छी बात है। लेकिन अब इसकी डिसएडवांटेज ये है कि जो सीरम के अंदर आयरन है वो उसने जाकर स्टोर किया है कहाँ पे? एडिपोज टिश्यू। और हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो है वो बोन मेरो के अंदर होना चाहिए, एडिपोज टिश्यू में नहीं होना चाहिए। तो जो आयरन हम ले रहे हैं बाहर से ले रहे हैं, सीरम में जा रहे हैं, तो वो हेप्सोडेन पकड़ करके इधर लेके जा रहे हैं एडिपोज टिश्यू में। तो सीरम के अंदर फ्री आयरन की लेवल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जब आयरन नहीं रहेगी तो हीम बनेगा? नहीं बनेगा। जब हीम नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन भी नहीं होगा, एनीमिया होगा कि नहीं? लेकिन इस एनीमिया की वजह क्या है? हेप्सोडेन है, और हेप्सोडेन की वजह इंटरल्यूकिन 6 है, और इंटरल्यूकिन 6 की वजह क्रोनिक इलनेस है। इसलिए एनीमिया का नाम एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज है। क्लियर है कि नहीं? तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन प्ले रोल इन द एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आंसर इज हेप्सोडेन। वो हेप्सोडेन होता है। और ये क्वेश्चन अगर इस तरह आ जाए कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरल्यूकिन कैन प्ले रोल इन एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज, आंसर इज IL-6। तो IL-6 होता है। ठीक है जी, ये मेन पॉइंट है। तो एग्जाम में आप लोग कैसे पता चलेगा ये कौन सी एनीमिया है? वो बताएंगे पेशेंट प्रेजेंटेड टू द क्लिनिक with complaint that the patient has rheumatoid arthritis from 2 years, और उसके बाद अब उसको एनीमिया हुआ है, या पेशेंट को SLE है, पेशेंट को कैंसर था, पेशेंट को डायबिटीज था, किसी भी क्रोनिक डिजीज के साथ अगर एनीमिया की जिक्र आ जाए वो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज होगी। क्लियर है? ये इसकी हिंट है। और ये मोस्ट लाइकली हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट के अंदर होता है, क्योंकि क्रोनिक डिजीज के जितने भी पेशेंट हैं वो ज्यादातर हॉस्पिटल की विजिट करते हैं, बार बार जाते हैं, वो एडमिट होते हैं। इसलिए this anemia is most commonly seen in hospitalized patients। तो नीचे नोट में लेके this anemia is
हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट। क्लियर है जी? ओके। अब यहाँ पे पीटी का मतलब क्या है? पेशेंट है, ठीक है। ये हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में ज्यादा होता है। अब लेके लैब इन्वेस्टिगेशन, इसकी हम लैब क्या करेंगे? तो लैब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले लेके दैट इज सीबीसी। वेरी गुड। हम पहला टेस्ट क्या करेंगे? सीबीसी, दैट इज कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसको हम ब्लड टेस्ट कहते हैं। सीबीसी हम करेंगे, व्हाट विल हैपन टू एचबी? तो एचबी लेवल विल बी लो, दैट शुड बी डिक्रीज, इससे एनीमिया है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे एमसीवी। एमसीवी वैल्यू शुड बी लेस देन 80 फेमटोलीटर, इसलिए माइक्रोसिटिक एनीमिया है। तो एमसीवी लेस देन 80 होगी और एचबी लेवल भी क्या होगी? वो कम होगी। नेक्स्ट हम चेक करेंगे सीरम आयरन। इसके बाद क्या चेक करेंगे? सीरम आयरन। सीरम आयरन के बारे में एक पॉइंट यहाँ पे लोग गलत करते, देखें। सीरम आयरन में यहाँ पे लिखता हो दिस इज व्हाट इज साइन, दैट इज डिक्रीज। ये स्लैश का मतलब ये है कि या सीरम आयरन कभी कभार क्या होती है? नॉर्मल होती है। देखें, ये पेशेंट तो आयरन ले रहे हैं, आयरन मिल रहा है, लेकिन वो आयरन हेपेटाइटिस सीरम में छोड़ नहीं रहा। अगर एक बंदा ज्यादा आयरन ले ले तो कुछ वैल्यू तो सीरम में रहेगी कि नहीं? तो ज्यादा से ज्यादा एडिपोज टिश्यू में जाएगी, लेकिन कुछ फिर भी कहाँ पे रहेगी? सीरम में। तो इन लोगों में कंडीशन पे डिपेंड करते हुए आयरन या तो कम हो सकता है या नॉर्मल, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी में हमेशा क्या होता है? कम होता है। ये आयरन डेफिशिएंसी नहीं है, आयरन इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड रीचेस टू द ब्लड, लेकिन ब्लड के अंदर एक बंदा है कि उसको स्टोरेज पे लेके जा रहे हैं। तो आयरन इज देयर इन द ब्लड बट उसको कोई तोड़ता नहीं है, तो डेफिशिएंसी नहीं है, लेकिन डेफिशिएंसी करवाई जाती है। लेकिन जो आयरन डेफिशिएंसी नहीं आता उसमें डाइटरी इंटेक की कमी थी, उसमें अब्जॉर्प्शन का इशू था, उसमें आयरन आती नहीं है, इसलिए ये आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया नहीं है, ये एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज है। ये बात समझ गए कि नहीं? इन लोगों में या तो आयरन नॉर्मल भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट लाइकली क्या होती है? कम होती है, क्योंकि दिस आयरन इज हाइड बाय हेपेटाइटिस एंड एडिपोज टिश्यू। नेक्स्ट है सीरम फेरेटिन। इसके बाद क्या चेक करेंगे? सीरम फेरेटिन। हाँ जी, सीरम फेरेटिन का मतलब, सीरम फेरेटिन ये क्या होगी? फेरेटिन वाज स्टोरेज फॉर्म, तो स्टोरेज फॉर्म ज्यादा या कम? ज्यादा होगी, क्योंकि जितना भी आयरन हम ले रहे हैं इसका 80-90% वो जो आयरन है वो एडिपोज टिश्यू में हम स्टोर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सीरम फेरेटिन विल बी इंक्रीज, लेकिन आयरन डेफिशिएंसी के अंदर सीरम फेरेटिन इज डिक्रीज। वहां पे सीरम फेरेटिन क्या था? वो डिक्रीज। अब देखें, एक बंदा है उसने आयरन ली है, फॉर एग्जांपल मिसाल लेते हैं, उसने 100 मॉलिक्यूल लिए है आयरन की। हेपेटाइटिस ये भी नहीं करता कि 100/100 स्टोरेज फॉर्म में ले जाता है। मेजॉरिटी ऑफ द आयरन इट इज गोइंग टुवर्ड्स स्टोरेज फॉर्म, मतलब 100 में से 70% आयरन ये स्टोरेज में जाएगी, बट स्टिल 30% हमें कहाँ पे मिलेगी? सीरम में रहेगी। लेकिन वो आयरन इतना होगी नहीं कि वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस में पार्ट ले सके। आयरन डेफिशिएंसी पेशेंट में तो आयरन मिलेगी ही नहीं, इसमें मिलेगी लेकिन बहुत ज्यादा कम मिलेगी। इट इज नियर टू नॉर्मल बट नॉट एग्जैक्टली नॉर्मल, लेकिन यूजुअली क्या होती है? कम होती है। लेकिन सीरम फेरेटिन इज डिक्रीज, और आयरन डेफिशिएंसी में सीरम फेरेटिन वाज हाँ जी डिक्रीज, उसमें डिक्रीज था और इसमें क्या होता है? इंक्रीज होता है। क्लियर है? ये दो चीजें हम चेक करते हैं। इसके बाद के ट्रीटमेंट, इसकी जो ट्रीटमेंट है वो हम क्या करते हैं? एनीवन, व्हाट इज द ट्रीटमेंट? एक्सीलेंट, डिपेंड अपॉन काज। जब तक हम काज को डील ना करें इसको हम ट्रीट नहीं कर सकते। एक्चुअली ट्रीट दी अंडरलाइन काज। हम किसको ट्रीट करेंगे? अंडरलाइन। अगर हम एसएलई को ट्रीट करें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस को ट्रीट करें या कैंसर को ट्रीट करें, तो फिर जो इंटरल्यूकिन 6 की प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगी? कम। वो नहीं बनेगा तो हेपेटाइटिस नहीं बनेगा, तो मतलब आयरन की जो सिक्वेस्ट्रेशन है हिडन फॉर्म है वो भी क्या हो जाएगी? वो कम हो जाएगी। तो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज की जो मेन ट्रीटमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है? काज पर डिपेंड करता है। तो इसमें जो मेन एमसीक्यूज क्वेश्चन ये है, हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट में मोस्ट कॉमन एनीमिया इज एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज। इसके अंदर जो मेजर प्रोटीन है वो हेपेटाइटिन है जो लीवर बनाता है, और जो मेजर केमिकल मीडिएटर है वो इंटरल्यूकिन 6 होता है। क्लियर है? और इसकी जो क्लू है एग्जाम के अंदर वो ये है कि पेशेंट विल बी एसएलई पेशेंट, पेशेंट विल बी रूमेटॉइड पेशेंट, मतलब कोई भी क्रोनिक डिजीज की पेशेंट और इसकी एचपी कम आ जाए तो वो एनीमिया ऑफ द क्रोनिक डिजीज होता है। ठीक है? नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर। हाँ जी, क्या मतलब? नहीं
मैंने कहा नियर टू नॉर्मल होता है। अगर ये नॉर्मल होता तो फिर Hb सिंथेसिस करवाता, लेकिन इस नॉर्मल का मतलब इट इज देयर इन द सीरम बट नॉट इनफ फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन। अगर ये नॉर्मल होता फिर तो हीमोग्लोबिन बन सकता था, ये नियर टू नॉर्मल होता है। और ये जो नॉर्मल की वर्ड बुक में लिखी है ये इसकी डिफरेंशिएशन कराते हैं वर्सेस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसमें तो बिल्कुल कम होता है, ना होने के बराबर। इसमें या तो थोड़ा सा कम होता है या नियर टू नॉर्मल होता है, बट एग्जैक्टली फिजियोलॉजिकल नॉर्मल लिमिट हो नहीं। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखिए, अनदर कंडीशन इज सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। कल लिखा है ना सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, इंपॉर्टेंट वन। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें लिखे इन दिस कंडीशन there is defective synthesis of protoporphyrin, synthesis of protoporphyrin। इसका इशू किसमें होता है? प्रोटोपोरपायरिन, जिसको पायरोल रिंग कहते हैं। यहाँ पे प्रोटोपोरपायरिन रिंग बनाने के अंदर इशू होता है, इस वजह से सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होता है। अब देखिए, पहले तो नॉर्मल पता होना चाहिए कि सिंथेसिस नॉर्मल कैसे है। देखिए, सिंथेसिस ऑफ ये बायोकेमिस्ट्री का भी टॉपिक है, फिर वहां पे प्रोटोपोरपायरिन स्किप करेंगे क्योंकि अब यहाँ से पढ़ रहे, ठीक है। तो देखिए, सिंथेसिस ऑफ प्रोटोपोरपायरिन ये किस तरह होता है? नॉर्मली हमारे बॉडी के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम कहते हैं सक्सिनाइल CoA। इसका नाम क्या है? सक्सिनाइल CoA। दिस इज वन ऑफ द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन आवर बॉडी। इसके साथ एक अमाइनो एसिड लग जाता है जिस कॉल्ड ग्लाइसिन। इस अमाइनो एसिड का नाम क्या है? ग्लाइसिन। प्लीज रिमेंबर फॉर एनी वीक एग्जाम क्वेश्चन कि व्हिच अमाइनो एसिड टेक पार्ट इन प्रोटोपोरपायरिन सिंथेसिस? आंसर इज ग्लाइसिन। इस तरह एग्जाम में आएगा ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, लाइसिन, ग्लाइसिन। आंसर इज ग्लाइसिन। ये प्रोटोपोरपायरिन बनाने के लिए जो अमाइनो एसिड चाहिए उसका नाम क्या है? ये ग्लाइसिन है। प्लीज इधर फोकस करें। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, सक्सिनाइल CoA is combined with the glycine and they will lead to the formation of acid, amino levulinic acid। इसका नाम क्या है? अमाइनो लिवोलिनिक एसिड, ALA इसको कहते हैं। दैट इज अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। ये एसिड है, ये किसकी कॉम्बिनेशन से बनी है? सक्सिनाइल CoA एंड ग्लाइसिन। लेकिन यहाँ पे इन दोनों को मिलाने के लिए कुछ एंजाइम चाहिए कि नहीं? उसका नाम है अमाइनो लिवोलिनिक एसिड सिंथेस, ठीक है। सिंथेस का मतलब बनाने वाला, ठीक है। एज मीन एंजाइम, सिंथेस इज द एंजाइम व्हिच लीड टू द सिंथेसिस, ठीक है। और किस चीज की सिंथेसिस? ALA। एंजाइम का नाम भी ALA सिंथेस है। क्लियर है? तो प्लीज देखें, फिर एक चीज याद रखें, एग्जाम वाले कभी नहीं ये बताएगा कि ड्रा दी सिंथेसिस डायग्राम। वो ये नहीं पूछेगा, ये चीजें ड्रा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब लर्निंग फेज है, इस डायग्राम से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं वो हमारा टास्क है कि आखिर में एट द एंड ऑफ द लेक्चर पता चले यार मुझे तो प्रोटोपोरपायरिन सिंथेसिस रट्टा नहीं हो सकता, लेकिन इसके एमसीक्यूज मुझसे गलत कैसे नहीं होंगे, वो एमसीक्यूज हमने भी निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस ALA सिंथेस को कोफैक्टर चाहिए। क्या चाहिए? कोफैक्टर। कोफैक्टर से मुराद हेल्पर होता है, ऐसा सब्सटेंस जो किसकी हेल्प करे? ALA सिंथेस, और वो इन दोनों को मिलाकर किसमें कन्वर्ट करे? ALA में कन्वर्ट करे। दैट इज विटामिन B6। ये क्या होता है? विटामिन B6। विल डिस्कस इन बायोकेम। और जो विटामिन B6 है इसका दूसरा नाम पायरिडोक्सिन है, पायरिडोक्सिन। तो पायरिडोक्सिन इज विटामिन B6 एक्ट एज अ कोफैक्टर फॉर दिस एंजाइम टू लीड टू अमाइनो लिवोलिनिक एसिड। ये पहला स्टेप है। हम इसको ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, ये हम बायोकेम में फिर से भी एकदम टच देंगे। जो चीज आप लोगों को चाहिए इसके अंदर वो हमने टारगेट करना है। अमाइनो लिवोलिनिक एसिड ये फिर आगे कन्वर्ट होता है पोरकोबिलिनोजन में। किसमें? पोरकोबिलिनोजन, ठीक है, ठीक है। पोरकोबिलिनोजन ये इसमें कन्वर्ट होगा। इसके अंदर डिफरेंट रिएक्शन है, लेकिन मैंने पहले आप लोगों को बता दिया इसको इतना ज्यादा डिटेल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इतना पढ़ेंगे जितना आप लोगों को चाहिए। एग्जाम के अंदर इससे क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं? तो पोरकोबिलिनोजन ये बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम का जो काम है ALA डिहाइड्रेटेज। कौन सा एंजाइम होता है? ALA डिहाइड्रेटेज। ALA स्टैंड फॉर अमाइनो लिवोलिनिक एसिड डिहाइड्रेटेज एंजाइम होता है।
पहला तो सिंथेस था ना, ये डिहाइड्रेटेज है। जो पोरपोबिरिनोजन है इस तरह फिर आगे जाकर कन्वर्ट होगा प्रोटोफोरपायरिन में। इसमें कन्वर्ट होगा प्रोटोफोरपायरिन। अब ये प्रोटोफोरपायरिन बन गया कि नहीं, और प्रोटोफोरपायरिन फिर सेल के अंदर किसके साथ मिलेगा, आयरन के साथ। किसके साथ, आयरन के साथ। और अगर इन दोनों को हम आपस में मिलाए तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा दैट शुड बी हीम। ये क्या होगी, हीम। और जो हीम है वो ग्लोबिन के साथ मिलकर क्या बनेगा, हीमोग्लोबिन बनाएगा। लेकिन प्रोटोफोरपायरिन को किसके साथ मिलाना, आयरन के साथ। दैट इज द फंक्शन ऑफ अनदर एंजाइम दैट इज कॉल्ड पीरोचिलेटेज। इसका नाम क्या है, पीरोचिलेटेज। ये जनाब 3 एंजाइम सिर्फ याद रखें। द फर्स्ट एंजाइम इन दिस प्रोटोफोरपायरिन सिंथेसिस इज ALA सिंथेस। फिर नेक्स्ट एंजाइम इज ALA डिहाइड्रेटेज, और आखिर में पीरोचिलेटेज। ये लास्ट स्टेप के अंदर काम करता है। क्लियर है, ओके। प्लीज इधर फोकस करें। ये जो यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये सारा कि जितने भी रिएक्शंस है, देखिए ये जो सबको मैं हाईलाइट करने जा रहा हूँ, कि जितने भी रिएक्शंस है ये सारे के सारे इस सेल के अंदर होंगे कि नहीं। हाँ जी, ये किसके अंदर होंगे, सेल के अंदर होंगे। इधर देखिए ये सेल के अंदर होंगे। तो इसका मतलब ये जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो रिंग बनाए है सारा, ये किसकी सिंथेसिस है, प्रोटोफोरपायरिन। प्रोटोफोरपायरिन की जो सिंथेसिस है ये सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में होती है। किसके अंदर होती है, साइटोप्लाज्म में। ये भी एमसीक्यू है। फिर प्रोटोफोरपायरिन के साथ हमने किसको मिलाना है, आयरन को। किस एंजाइम की मदद से, पीरोचिलेटेज। ये पीरोचिलेटेज जो एंजाइम है ये मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया। ये एमसीक्यूज है कि पीरोचिलेटेज इज प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द सेल, आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लीज इधर एक पॉइंट एमसीक्यूज याद रखें कि अगर एग्जाम में आ जाए कि हीम सिंथेसिस अकरिंग इन विच पार्ट ऑफ द सेल, ऑप्शन ए साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। आंसर इज बोथ ए एंड बी। क्योंकि हीम तब तक नहीं बनेगी जब तक प्रोटोफोरपायरिन किसको ना मिले, आयरन। प्रोटोफोरपायरिन सेल के किस पार्ट में बनेगा, साइटोप्लाज्म। आयरन कहाँ पे पड़ा है, माइटोकॉन्ड्रिया। फिर दोनों होगी तो ये हीम बनेगी। तो हीम इज द पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, और उसकी सिंथेसिस के लिए जो एंजाइम्स पड़े हैं सेल के अंदर, उनमें से कुछ साइटोप्लाज्म में है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में है। क्लियर है। तो हीम सिंथेसिस अकरिंग इन बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोप्लाज्म। लेकिन अगर एग्जाम में इस तरह आ जाए कि प्रोटोफोरपायरिन सिंथेसिस ओनली अकरिंग डैश, आंसर इज साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म में। क्लियर है। अब देखें इसमें आप लोग चीज रिकॉल करें, कल वाला कंसेप्ट नहीं भूलना। HP मीन हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हीम एंड ऑफ ग्लोबिन। इधर फोकस करें, जो हीम है फिर ये बना है आयरन एंड प्रोटोफोरपायरिन, जिसको पायरोन रिंग कहते हैं। प्रोटोफोरपायरिन ऐसा है ना। अब प्लीज फोकस करें, इस प्रोटोफोरपायरिन को बनाने के लिए हमें ये चीजें चाहिए होती है। अगर ये प्रोटोफोरपायरिन ना बने तो आयरन के साथ नहीं मिलेगी। ये नहीं होगी तो हीम भी नहीं बनेगी। हीम नहीं बनेगी तो हीमोग्लोबिन भी नहीं बनेगी। एनीमिया हो सकता है कि नहीं। तो हम कहते हैं कि anything that makes any abnormality in the synthesis of protoporphyrin, इसकी वजह से जो एनीमिया होगी वो कौन सी होगी, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया होगी। अब यहाँ पे एमसीक्यूज है, लेके जनाब काज है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। इसकी काज हम पढ़ेंगे कि सिडरोब्लास्टिक एनीमिया किन किन लोगों के अंदर होती है। नंबर 1 कंजेनाइटल डिफेक्ट। किन लोगों के अंदर, कंजेनिटल डिफेक्ट। कंजेनिटल डिफेक्ट से मुराद क्या है, हाँ जी, बाई बर्थ। बहुत से बात बच्चे होते हैं जब वो पैदा हो जाते हैं तो उसमें बाई बर्थ इस एंजाइम की क्या हो जाती है, डेफिशिएंसी। और याद रखिए एमसीक्यूज में कि इनमें से कितने एंजाइम्स मैंने बता दिए, 3। इन 3 में से जो मोस्ट कॉमन एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है बाई बर्थ, वो ALA सिंथेज है। वो क्या है, ALA सिंथेज। और जो ALA सिंथेज है आप लोग एमसीक्यूज में लिखे, इट इज X-linked डिफेक्ट। ये कौन सा होता है, X-linked डिफेक्ट। इसका मतलब ये है कि इस ALA सिंथेज को बनाने के लिए बाई बर्थ जो इंफॉर्मेशन अल्लाह ने रखी है वो किस क्रोमोसोम पे है, X क्रोमोसोम पे होती है। इसका मतलब ये है कि जिन बच्चों में X क्रोमोसोम का मसला होता है उन बच्चों में कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट होता है, ALA। और अगर ये नहीं है तो पूरा रिएक्शन होगा नहीं होगा, प्रोटोफोरपायरिन नहीं बनेगा, तो एनीमिया विल बी सिडरोब्लास्टिक एनीमिया। देखिए अगर हम जेनेटिक देखें, क्रोमोसोमल पैटर्न, मेल इज XY, जो फीमेल
है दैट इज एक्स एक्स। इधर फोकस करें, इस एएलए को बनाने के लिए इंफॉर्मेशन किस क्रोमोसोम पे है, एक्स पे, इसलिए उसको कहते हैं एक्स लिंक्ड डिफेक्ट। देखिए अगर फीमेल है, इसका एक एक्स खराब है तो दूसरा एक्स तो है कि नहीं, तो दूसरा एक्स वो बना सकता है एंजाइम। लेकिन अगर मेल है, इसमें ये एक्स खराब है तो दूसरा एक्स है नहीं है, इसका मतलब कि मेल इज सफर मोर बट फीमेल बिकम कीरियर। ये कीरियर बन सकती है लेकिन इसमें एक्स लिंक मसले ज्यादा नहीं होते। तो एक्स लिंक डिफेक्ट जितने भी एग्जाम में आते हैं दे मोस्ट कॉमनली अफेक्ट मेल। ये किसके अंदर ज्यादा होते हैं, मेल के अंदर होते हैं, क्योंकि मेल हैज ओनली वन एक्स, इसके अंदर कितने होते हैं, वन एक्स होते हैं। क्लियर है? एक्चुअली दीज आर द पॉइंट्स, रिमेंबर कि इसमें जो एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम दैट इज मोस्ट लाइकली अफेक्ट मेल जेंडर एज कंपेयर टू फीमेल, क्योंकि फीमेल एक्स एक्स है और मेल इज ओनली एक्स वाई। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं, तो जेनेटिकली विच क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी या विच एंजाइम इज मोस्ट कॉमनली डेफिशिएंट, एएलए सिंथेस। नेक्स्ट देखिए क्रोनिक अल्कोहलिज्म। क्रोनिक अल्कोहलिज्म मतलब अगर एक बंदा है वो क्रोनिक अल्कोहलिक पेशेंट है तो उसमें भी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के चांसेस हो ज्यादा। यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, यूएस एंड यूके के अंदर द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया इज क्रोनिक अल्कोहलिज्म। इसमें याद रखें जो अल्कोहल है ये सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करता है। जब माइटोकॉन्ड्रिया डैमेज हो जाए तो पीरोजेलेटेज नहीं होगा, पीरोजेलेटेज नहीं होगा तो हीम भी नहीं बनेगी। तो एक्चुअली अल्कोहल एएलए सिंथेस को भी डिस्ट्रॉय करता है, एएलए डिहाइड्रेटेज को भी करता है और पीरोजेलेटेज को भी। अल्कोहल वाहिद एक चीज है जो पूरी एंजाइम पाथवे को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है। तो क्रोनिक अल्कोहलिज्म इज आल्सो द कॉज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट देखें एमसीक्यूज के लिए, लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग मतलब पॉइजनिंग की केस आप लोगों ने सुनी होगी, मर्करी पॉइजनिंग होती है, लेड पॉइजनिंग होती है, डिफरेंट पॉइजनिंग आर देयर। ठीक है, आई विल टेक 1 or 2 क्लास ऑन पॉइजनिंग केसेस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग नाम सुना है कि नहीं, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, मर्करी पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग, आर्सेनिक पॉइजनिंग, ये सारे नाम सुने कि नहीं। एक्चुअली मेन पॉइंट ये है कि जो लेड है ये कहाँ पे होता है, लेड ऑटोमोबाइल बैटरी में होता है। गाड़ियों की जो बैटरी है उसके अंदर क्या यूज होता है, लेड यूज होता है। या जो गाड़ी से फॉर एग्जांपल एग्जॉस्ट में ये धुआं निकलता है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होता है, लेड होता है। या जो लेड है ये बच्चों के अंदर पॉइजनिंग कराती है, क्योंकि जो पेंसिल की नोक है ये किससे बनी होती है, लेड से बनी होती है। तो बहुत से बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में होते हैं उस नोक को जनाब इस तरह खाते रहते हैं, तो मतलब उसमें भी लेड पॉइजनिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो एक्चुअली लेड ऑटोमोबाइल बैटरी में होता है, लेड पेंसिल की नोक में होती है, और जो लेड है ये पेंट में होती है। जो लोग पेंटर वगैरह होते हैं या पेंटिंग का काम करते हैं तो उन लोगों में भी ये है कि आइज को ग्लासेस और मुंह को जनाब मास्क लगाना चाहिए, वरना किस पॉइजनिंग की चांसेस ज्यादा होती है, लेड पॉइजनिंग। ये लेड अगर किसी भी तरीके से बॉडी में चला जाए तो दिस लेड हैज द एबिलिटी टू ब्लॉक एएलए डिहाइड्रेटेज। ये किसको ब्लॉक करता है, एएलए डिहाइड्रेटेज। और अगर ये ब्लॉक हो जाए तो फिर प्रोटोपोरफायरिन नहीं बनेगी, जब ये नहीं बनेगी तो मतलब एनीमिया विल बी सिड्रोब्लास्टिक। क्लियर है? एग्जाम में आएगा कि व्हिच पॉइजन कैन कॉज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, आंसर इज लेड पॉइजनिंग। ये जो लेड है अपर लिम्ब के अंदर जाकर रेडियल नर्व को डैमेज करती है। किस नर्व को, रेडियल नर्व। इट कैन कॉज रेस्ट ड्रॉप। ये क्या कराती है, रेस्ट ड्रॉप। लेड क्या करता है, ये कॉमन पेरुवियन नर्व को डैमेज करती है लोअर लिम्ब में, एंड इट कैन कॉज फुट ड्रॉप। ये क्या कराती है, फुट ड्रॉप। यहाँ पे मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि लीड की वजह से ए फॉर एनीमिया, जिसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया, एंड दैट शुड बी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। और ये ड्रॉप कराती है, रेस्ट ड्रॉप एंड फुट ड्रॉप कराती है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट जनाब लेके आइसोनियाजिड यूज। आइसोनियाजिड यूज, हाँ जी, लाइनज़ोलेट। व्हाट इज लाइनज़ोलेट? नहीं, लाइनज़ोलेट इज समथिंग एल्स। वो तो एंटीबायोटिक है, वो तो इन्फेक्शन को कवर करने के लिए देते हैं जब वेनकोमाइसिन काम ना करे। एक्चुअली एमआरएसए का नाम सुना है कि नहीं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, उसमें हम देते थे वेनकोमाइसिन। अगर वेनकोमाइसिन भी काम ना करे तो लिनज़ोलेट देते हैं। कोरोना वायरस के जितने भी पेशेंट वेंटिलेटर पे थे उसको भी लिनज़ोलेट देते हैं, क्योंकि ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। लेकिन इसका नाम क्या है, आइसोनियाजिड। तो लिनज़ोलेट और आइसोनियाजिड इसमें फर्क है। आइसोनियाजिड की जो शॉर्ट फॉर्म है दैट इज INH,
कहते हैं INH। एंड दिस ड्रग यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टीबी। ये किसके लिए यूज होता है? टीबी के लिए। एक्चुअली जो ट्यूबरकुलोसिस के पेशेंट होते हैं उसकी जो ट्रीटमेंट प्लान है वो 6 से लेके 8 महीने या 9 महीने चलता है। उनमें से जो एसेंशियल ड्रग हम यूज करते हैं वो क्या है? आइसोनियाजिड। टीबी एक बंदे से दूसरे को लग सकती है कि नहीं? तो अगर ऑफिस के अंदर एक बंदे को टीबी है तो दूसरे को भी रिस्क है। उस दूसरे बंदे को अगर हम प्रिवेंशन के तौर पर कोई ड्रग देना चाहे वो भी क्या है? आइसोनियाजिड। तो आइसोनियाजिड प्रिवेंट टीबी एंड आइसोनियाजिड ट्रीट द टीबी। ये ट्रीटमेंट भी है और प्रिवेंशन भी है। लेकिन आइसोनियाजिड की एक साइड इफेक्ट है, ये जब अगर बंदा ज्यादा यूज करे ये विटामिन B6 की डेफिशिएंसी कराती है। क्या कराती है? विटामिन। ये विटामिन B6 को अब्जॉर्ब होने नहीं देती। तो जो लोग ये दिनों में यूज कर दे कि महीनों के लिए जब ये बंदा ज्यादा यूज करे तो उसकी विटामिन B6 की लेवल क्या हो जाएगी? कम। जब वो कम होगी तो ये तो को फैक्टर है, तो जब ये कम होगी बॉडी में तो एंजाइम काम कर सकेगी? नहीं करेगी। जब ये नहीं करेगी तो फिर प्रोटोकॉल करेगी। क्लियर है कि नहीं? एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि हाउ आइसोनियाजिड कैन कॉज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। आंसर इट कैन कॉज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। जब ये नहीं होगी तो ALA सिंथेज विल नॉट वर्क प्रॉपर्ली और प्रोटोकॉल भी नहीं बनेगी। इट कैन कॉज सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। आज भी अगर आप लोग फार्माकोलॉजी का बुक उठाकर देखें और आइसोनियाजिड की साइड इफेक्ट देखें तो उनमें से लिखा होगा हेपेटोटॉक्सिसिटी, ये लीवर को डैमेज करता है। उसमें लिखा होगा सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, द रीजन इज डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6। और उसमें लिखा होगा पेरिफेरल न्यूरोपैथी, ये टिंगलिंग एंड नमनेस सेंसेशन कराता है क्योंकि एक्सॉन के ऊपर जो माइलिन शीट है उसको मेंटेन करना किसका काम होता है? विटामिन B6। तो ये प्रैक्टिस में याद रखें, घरों के लिए प्रैक्टिस के लिए मरीज जब आए जिसमें भी टीबी हो उसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे? आइसोनियाजिड के साथ विटामिन B6 स्टार्ट करेंगे। अगर बंदा आइसोनियाजिड लेगा एक गोली किसका भी लेगा? विटामिन B6, ताकि इसका नॉर्मल वैल्यू करना हो जाए। क्लियर है? तो जनाब जो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया है इसकी जो रीजन है, जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है, कंजेनिटल प्रॉब्लम, एक्स-लिंक्ड हो सकता है, नेक्स्ट क्या है? हाँ जी, लेड पॉइजनिंग हो सकती है, अल्कोहल हो सकती है और आखिर में आइसोनियाजिड हो सकती है। एग्जाम में क्वेश्चन में याद रखें, सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया मोस्ट लाइकली अफेक्ट मेल और फीमेल। आंसर इज मेल बिकॉज़ द जीन लाइज फॉर दिस एनीमिया इज प्रेजेंट ऑन X chromosome. Which drug can cause sideroblastic anemia? Isoniazid. Which poison can cause sideroblastic anemia? Lead poisoning. Or which is the most common cause of sideroblastic anemia? Chronic alcoholism. क्लियर है? ये इसके मेन पॉइंट है। एक और चीज में बहुत रेयर कंडीशन में एग्जाम में आते हैं, स्पेशली फॉर यानी वी क्वेश्चन रिमेंबर, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी इज द पार्ट ऑफ फिजियोलॉजी। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन कॉज ऑफ सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया, उसमें मर्करी है, इसमें फॉर एग्जांपल इस तरह कोई आर्सेनिक है, लेकिन इसमें कौन सा ऑप्शन नहीं है? लेड नहीं है। तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन होगा कॉपर पॉइजनिंग। इसके अंदर कॉपर पॉइजनिंग, इसका मतलब ये है द मोस्ट लाइकली कैन कॉज बाय लेड पॉइजनिंग। लेकिन अगर ABCD ऑप्शन में लेड नहीं है तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा? कॉपर पॉइजनिंग। तो लेड और कॉपर पॉइजनिंग, जो कॉपर है ये बॉडी के अंदर डिफरेंट एरियाज को डैमेज करते हैं, उनमें से एक है प्रोटोफॉर्म सिंथेसिस को एबनॉर्मल करना, जिसकी वजह से सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। अब लेके इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इन्वेस्टिगेशन आप लोग क्या लिखेंगे? अब आप लोग कहोगे सर इसके अंदर तो हमने क्लिनिकल फीचर्स नहीं पढ़े। मैंने कल क्या बताया था? क्लिनिकल फीचर सबकी सेम है। एग्जाम में इस तरह का पेशेंट वाज ट्यूबरकुलोसिस टेकिंग आइसोनियाजिड presented to you with pallor, shortness of blood, dyspnea. So isoniazid TB patient with anemia, answer will be sideroblastic anemia. Patient was chronic alcoholism और फिर anemia sideroblastic। ये जो causes है ना इसके साथ आप लोगों ने रिलेट करना है ये कौन सी एनीमिया है। तो लेके लैब इन्वेस्टिगेशन, लैब इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले CBC, तो HB लेवल विल बी डिक्रीज, HP level will decrease. Number 2, okay, HP normal कितना होता है? Very good, 13.5 to 16.5 in male, लेकिन एक कम ये फीमेल को। अगर मेल की हम बात करें जिसकी HP 10 से ज्यादा हो और 13 से कम हो, इसको कहते हैं माइल्ड एनीमिया। तो क्या कहते हैं? माइल्ड एनीमिया। किसी का 12 आ जाए 11 आ जाए, एनीमिया है लेकिन माइल्ड एनीमिया है। अगर 8 से 10 के दरमियान हो इसको मॉडरेट एनीमिया कहते हैं।
और अगर 7 से कम आ जाए, 5 आ जाए, 4 आ जाए, तो इसको सीवियर एनीमिया कहते हैं। क्लियर है? एक्चुअली जो डिग्री ऑफ एनीमिया है ये हम एचबी की रेंज पे डिसाइड करते हैं। तो 10 से 13 तक माइल्ड है, 7 से 10 तक मॉडरेट है, और 7 के नीचे क्या है, सीवियर एनीमिया होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लेके एमसीवी वैल्यू विल बी लेस देन 80 फेमटोलीटर, क्योंकि माइक्रोसिटिक एनीमिया है। क्लियर है जी? फिर इसके बाद हम सीरम आयरन चेक करेंगे। शाबाश, सीरम आयरन। अब सीरम आयरन को देखते हैं, इधर प्लीज फोकस करें। हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से बनी है, तो हीम तो आयरन और प्रोटोफोरपायरिन से बनी है। अब यहाँ पे सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर इशू आयरन का है कि प्रोटोफोरपायरिन? प्रोटोफोरपायरिन। तो आयरन नॉर्मल होगा कि नहीं? आयरन हम ले रहे होंगे, आयरन वेट कर रहा होगा कि मुझे क्या मिल जाए, प्रोटोफोरपायरिन। ये के लिए नहीं है, तो आयरन का लेवल बॉडी में बढ़ेगा कि कम होगा? तो इंक्रीज होगा। इसमें सीरम आयरन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्लियर है कि नहीं? अब इस पेशेंट के अंदर चांस है इस पेशेंट को लॉन्ग रन में एक कंडीशन हो जाए, दैट इज हीमोसिड्रोसिस। इसको क्या हो जाए, हीमोसिड्रोसिस, या इस पेशेंट में चांस है इसको हो जाए हीमोक्रोमेटोसिस। क्या हो जाए, हीमोक्रोमेटोसिस। क्लियर है? हीमोसिड्रोसिस एंड हीमोक्रोमेटोसिस। प्लीज याद रखें, अगर आयरन की लेवल बॉडी में क्या हो जाए, बढ़ जाए, और वो बॉडी में बढ़ते रहे, और वो जाकर एक टिश्यू पे क्या हो जाए, डिपोजिट, क्योंकि एक्सेस आयरन कैन डिपोजिट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और वो उस ऑर्गन की फंक्शन को क्या करेगी, डैमेज करेगी। अगर आयरन बॉडी में बढ़ जाए लेकिन अभी तक उसने किसी टिश्यू को डैमेज हो नहीं किया है, उस आयरन लोड को हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। इंक्रीज आयरन इन द बॉडी विदाउट एनी टिश्यू डैमेज इज कॉल्ड हीमोसिड्रोसिस। लेकिन अगर ये बढ़ती रहे और एक वक्त आ जाए कि वो टिश्यू को क्या कर सके, डैमेज, तो उसको हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। आयरन जब बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाए, 3 एरियाज पे डैमेज करती है। तो फर्स्ट इज लीवर। ये किसको डैमेज करती है, लीवर, और ये लीवर को लॉन्ग रन में डैमेज करके सिरोसिस करा सकती है, परमानेंट फेलियर करा सकती है। तो एक्सेस आयरन कैन डैमेज व्हिच ऑर्गन इन द बॉडी, लीवर। नंबर 2 पेंक्रियास। ये किसको डैमेज करती है, पेंक्रियास। और पेंक्रियास के अंदर बीटा सेल का नाम सुने कि नहीं, बीटा सेल रिलीज इंसुलिन। ये इंसुलिन रिलीज को कम करता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ डायबिटीज। ये क्या करा सकती है, डायबिटीज। और नंबर 3 आयरन कैन डिपोजिट ऑन द स्किन। स्किन के ऊपर ब्लैक पिगमेंटेशन कराती है। ये 3 चीज याद रखें। एक्सेस आयरन कैन डिपोजिट इन द लिवर लीडिंग टू परमानेंट फेलियर ऑफ द लिवर, क्रोनिक लिवर डिजीज। आयरन कैन डिपोजिट ऑन बीटा सेल ऑफ पेंक्रियास लीडिंग टू डायबिटीज। और एक्सेस आयरन कैन डिपोजिट ऑन द स्किन लीडिंग टू ब्लैक पिगमेंटेशन। ये हम पढ़ेंगे आगे जीएटी में। लेकिन अगर आयरन इंक्रीज है बॉडी में लेकिन स्टिल अभी कोई टिश्यू डैमेज हो नहीं है, उसको हीमोसिड्रोसिस कहते हैं। लेकिन अगर ये ट्रीट ना की जाए और टिश्यू डैमेज होना शुरू हो जाए, तो उसको हम हीमोक्रोमेटोसिस कहते हैं। एक्चुअली जब इधर देखिए आयरन आती रहेगी और इसको क्या नाम है, प्रोटो, तो आयरन का लेवल बढ़ता रहेगा कि नहीं, तो हीमोसिड्रोसिस विल लीड टू हीमोक्रोमेटोसिस। तो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर व्हाट विल हैपन टू सीरम आयरन इंक्रीज। नेक्स्ट देखिए फेरेटिन लेवल। किसको चेक करेंगे, फेरेटिन। इट विल बी इंक्रीज। जब सीरम आयरन ज्यादा होगी तो वो उतना ज्यादा स्टोरेज फॉर्म में भी जाएगी, तो सीरम फेरेटिन लेवल क्या होगा, वो भी डिक्रीज मतलब इंक्रीज होगा। क्लियर है, इसमें भी इंक्रीज आएगी। नेक्स्ट देखिए परसेंट सेचुरेशन। क्या, परसेंट सेचुरेशन। हाँ जी, ट्रांसपेरेंट के साथ ज्यादा आयरन होंगे कि कम, ज्यादा, ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कल बताया था ना, इंक्रीज। और नेक्स्ट देखिए यहाँ पे TIBC इंक्रीज और डिक्रीज। अगर ट्रांसपेरेंट ऑलरेडी लोडेड है आयरन के साथ तो मजीद आयरन ले सकेगी, नहीं लेगी, इट विल बी डिक्रीज, इट विल बी डिक्रीज। देखिए एवरीथिंग विल इंक्रीज एक्सेप्ट TIBC, दैट वाज आयरन डेफिशिएंसी। यहाँ पे हर एक चीज ज्यादा है एक्सेप्ट TIBC, वो कम है, दैट विल बी सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया। क्लियर है? और यहाँ पे एक और MCQ क्वेश्चन याद रखें कि पेरिफेरल स्मेयर, पेरिफेरल स्मेयर को ब्लड स्मेयर भी कहते हैं। ये टेस्ट होता है लेबोरेटरी के अंदर। इस पे हमें क्या चीज मिलेगी, आंसर इज बेसोफिलिक स्टिफलिंग। ये हमें क्या बताएगी, बेसोफिलिक स्टिफलिंग। ठीक है, बेसोफिलिक स्टिफलिंग बताएगी। और MCQs आएगा एग्जाम के अंदर, ये ना आया तो बता देना, ठीक है, क्योंकि हर साल क्वेश्चन होता है कि बेसोफिलिक स्टिफलिंग की रीजन क्या है और इट इज बेसोफिलिक स्टिफलिंग पर। वैसे बेसोफिल तो WBC है, इस तरह यूसिनोफिल, बेसोफिल। अगर बेसोफिल इज अ टाइप ऑफ
ये बेसोफिल का इशू नहीं है, सिर्फ नाम इसका बेसोफिल है, लेकिन इशू किसका है, आरबीसी का है। अगर बेसोफिलिक स्टिपलिंग आ जाए एग्जाम के अंदर 100% चांस है इस बंदे के अंदर इनीमिया की जो रीजन है पोलेट क्या है, वो पॉइजनिंग है। अब देखें इसका मतलब क्या है और इसकी लेड पॉइजनिंग से रिलेशन क्या है, वो आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। इधर से याद रखना है कि फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल सेल होता है, आरबीसी की बात करें, जब देखें आरबीसी के अंदर नॉर्मल जनाब राइबोसोम होती है, ठीक है, राइबोसोम। ये जो राइबोसोम है ये जनाब आरबीसी के अंदर डिग्रेड हो जाती है, कुछ वक्त के बाद क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, खत्म हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ एंजाइम राइबोन्यूक्लियेज, राइबोन्यूक्लियेज। और जहां पे राइबोसोम होती है तो वहां पे आरएनए क्या होती है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए, और राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस करती है। तो राइबोसोम इन आरबीसी राइबोन्यूक्लियस के जरिए ये क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। मतलब ये आरबीसी में बनती भी है और डिग्रेड भी होती है। किस चीज की बात कर रहे हैं, राइबोसोम की। और राइबोसोम कंटेन आरएनए फ्रेगमेंट, आरएनए के टुकड़े होते हैं इसके अंदर। क्या होता है कि अगर किसी को कौन सा पॉइजनिंग हो जाए, लेड पॉइजनिंग, तो लेड पॉइजनिंग आरबीसी के अंदर राइबोन्यूक्लियस को इनहिबिट करता है। किसको इनहिबिट करता है, राइबोन्यूक्लियस। तो कैन इट विल डिग्रेड, नो। तो आरबीसी के अंदर इधर देखिए, आरबीसी के अंदर इस राइबोसोम की जो लेवल है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जब ये बढ़ेगी तो आरएनए की फ्रेगमेंट भी इंक्रीज हो जाएगी। फ्रेगमेंट्स ऑफ आरएनए ड्यू टू इनएबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम इन आरबीसी कॉल्ड बेसोफिलिक स्टिपलिंग। तो क्या कहते हैं, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। एक्चुअली बेसोफिलिक स्टिपलिंग क्या है, that is nothing but the fragments of RNA inside the RBC due to defective activity of which enzyme, ribonuclease enzyme। क्लियर है। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग का मतलब है, और इसको हम इंक्लूजन बॉडी भी कहते हैं। इंक्लूजन बॉडीज का नाम सुना किसी ने, क्या नहीं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूजन बॉडीज, ये बहुत सारे इंक्लूजन बॉडीज आप लोग को लाइव में सुनेंगे आगे। एनीवन इन द क्लास कैन कमेंट्स ऑन इंक्लूजन बॉडीज, हाँ बताएं, हाँ आप बताएं, बताएं, भूल गए, कुछ बोले, कुछ भी बोले, शेर वगैरह था, शेर कुछ तो बोले ना। हाँ आप, किसी ने सुना ये नाम इंक्लूजन बॉडी कि नहीं, क्या इंक्लूजन बॉडी, कितने लोग हैं जो फर्स्ट टाइम नाम सुन रहे इंक्लूजन बॉडी के, हाँ क्या है इंक्लूजन बॉडी, आपने सुना है नाम। ओके, इंक्लूजन बॉडीज का मतलब ये होता है एनी सब्सटेंस इन द सेल, चाहे वो आरबीसी हो, डब्ल्यूबी, जो भी हो, एनी सेल्स इन द बॉडी व्हिच कंटेन सम इनसॉल्युबल बॉडी, मतलब वो एब्नॉर्मल सब्सटेंसेस जो बॉडी उसको जनाब क्या ना करे, डिसॉल्व ना करे। इनसॉल्युबल बॉडीज इन एनी सेल ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इंक्लूजन बॉडी। इस राइबोसोम को खत्म करना चाहिए था किस एंजाइम के जरिए, राइबोन्यूक्लियस, लेकिन जो लिड है ये इसको इनहिबिट करता है, तो फिर ये डिग्रेड होगा नहीं। तो इस राइबोसोम के अंदर जो आरएनए फ्रेगमेंट है वो आरबीसी में रहेगी कि नहीं। अब ये फ्रेगमेंट सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, तो दीस फ्रेगमेंट एक्ट एज अ इंक्लूजन बॉडी। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि आरएनए की इंक्लूजन बॉडीज है आरबीसी के अंदर, इस कंडीशन को हम बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहेंगे। अब इधर देखिए, जब ये बेसोफिलिक स्टिपलिंग आरबीसी के अंदर, बेसोफिलिक स्टिपलिंग we can see on peripheral smear, but it is the pathology of which cell, answer is RBC, and these are the fragments of what, RNA accident which is present inside the RBC। और ये क्या करती है, इधर देखिए, ये जो फ्रेगमेंट है ये डिस्ट्रक्ट करती है, डिस्ट्रक्ट दी आरबीसी प्रोडक्शन, मजीद आरबीसी की प्रोडक्शन को खराब करती है। ये इंक्लूजन बॉडी क्या करती है, ये आरबीसी के अंदर होती है, और आरबीसी कहाँ पे बनती है, बोन मैरो, और ये बोन मैरो के अंदर आरबीसी के अंदर एक एब्नॉर्मलिटी जनरेट करती है, और इससे जो जेनेटिक मशीनरी है वो खराब हो जाती है, तो मजीद आरबीसी प्रोडक्शन क्या हो जाती है, कम। इधर देखें, लिड का काम क्या है, लिड पॉइजनिंग का, कि राइबोन्यूक्लियस को इनहिबिट करके आरएनए फ्रेगमेंट को इंक्रीज करते आरबीसी में, इसको बेसोफिलिक स्टिपलिंग कहते हैं। और यही आरएनए फ्रेगमेंट मजीद आरबीसी बनाने को क्या करती है, रोकती है। जब आरबीसी नहीं बनेगी तो एचबीवी नहीं बनेगी।
तो लेड पॉइजनिंग इस वजह से भी क्लियर है क्या? नहीं तो लेड पॉइजनिंग डिस्प्ले बेसोफिलिक स्टिफनिंग जब भी एग्जाम में आ जाए which poisoning will be suspected, आंसर इज लेड पॉइजनिंग। ये कौन सा होता है? लेड पॉइजनिंग होता है। तो एक्चुअली यहाँ पे जो मेन पॉइंट है लेड पॉइजनिंग के अंदर ये याद रखना है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल LEAD मतलब लेड पॉइजनिंग की बात मैंने अभी बताया था कि लेड की सोर्सेस क्या है। हाँ जी, वेरी गुड, ठीक है। लेड ऑटोमोबाइल बैटरीज में होता है, पेंसिल्स में होता है और ये पेंट्स वगैरह में होता है, ठीक है। और जो लेड है इसकी जब पॉइजनिंग होती है उस बंदे की गम्स के ऊपर एक लाइन बन जाती है। क्या बन जाती है? लाइन, एंड दैट शुड बी ब्लू इन कलर। क्या होती है? ब्लू। इसको हम कहते हैं लेड लाइंस ऑन द गम। देखिए L स्टैंड फॉर विच लाइन? लेड लाइन, ठीक है, ऑन गम। मतलब इन लोगों में जो एक्सेस लेड है वो कहाँ पे डिपोजिट होना शुरू हो जाता है? गम, मसूड़ों पे। और ये इन लोग की ओरल एग्जामिनेशन करते हैं, इन लोग की मसूड़ों के ऊपर इस तरह एक ब्लू लाइन नजर आ जाती है, एंड दैट इज नोन एज लेड लाइन। लेकिन हाँ, अगर किसी ने इसका एनाटोमिकल या इसका मेडिकल टर्म याद रखना है, जो ब्लू लाइन बनती है किस पे? गम्स पे। किस पॉइजनिंग में? लेड। इसका नाम है बर्टन लाइन। तो क्या कहते हैं? बर्टन लाइन। एग्जाम में आता है।